हेलो फ्रेंड्स, आज पॉलिटी का हमारा ये 11वां लेक्चर है जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व टॉपिक से संबंधित है। फ्रेंड्स, इसको हम महेश वर्डवाल सर की जो नई वाली एनसीईआरटी आई है उस पुस्तक से कवर कर रहे हैं। ये प्रश्नों के माध्यम से दिया हुआ है, लेकिन हम इसके बेसिक से लेके एडवांस तक की चीज़ों को समझेंगे, एक एक अनुच्छेद के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, उनमें क्या प्रावधान है, उनके क्या उद्देश्य हैं उन्हें शामिल करने का, और ये आखिर ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है क्या, ये कौन इसके द्वारा नीतियां बनाता है, ये इनके किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए कहाँ से गए हैं, प्रेरित कहाँ से हैं, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी कहते हैं। तो यह आयरलैंड से लिया गया है। हमने ये कई बार पढ़ा है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से प्रेरित हैं। तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। इसका उद्देश्य क्या है? सरकार को दिया गया एक सकारात्मक निर्देश है जिसका पालन करना नीति निर्माण के समय आवश्यक होता है। अर्थात यदि सरकार कोई नीतियां बनाती है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो प्रावधान दिए गए हैं उनको ध्यान में रखकर नीतियां बनाती है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का की चर्चा संविधान में कहाँ है? तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। तो इसकी प्रकृति कैसी है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आखिर इसका स्वरूप कैसा है? तो सकारात्मक है, अर्थात कि इसके द्वारा किसी को रोक टोक नहीं लगाई गई है कि नहीं सरकार ये नहीं करेगा, नागरिक ये नहीं कर, नहीं, एकदम साधारण रूप से बताया गया है कि जब भी कोई नियम या भी कोई योजनाएं तैयार होंगी, कोई कल्याणकारी कार्य किए जाएंगे, तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर सरकार योजनाएं बनाएगी इन सब को, ताकि इन सबको शामिल किया जा सके। तो क्या ये किसी के दावा है? नहीं। तो ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है कि कोई व्यक्ति या कोई नागरिक जाए और कहे न्यायालय से कि देखिए सरकार हमारे लिए कार्य नहीं कर रही है, तो परिवर्तनीय नहीं है। इसके बारे में किसी ने कहा है कि ये एक चेक है जो अपनी परिस्थिति के अनुसार इसको फिल किया जाएगा। तो ये कथन किसका है कि ये एक खाली चेक है, अर्थात केटी शाह का कथन है। ये नीति निर्देशक तत्व ऐसे चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। अर्थात सरकार के पास यदि धन होगा या उसकी परिस्थिति ऐसी होगी तो इन तत्वों को लागू करेगा, नहीं तो वो अपनी परिस्थिति के अनुसार इनको आगे पीछे करके लागू भी कर सकता है। तो चलिए हम इस टॉपिक को कवर करते हैं। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? किसकी बात हो रही है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है भारतीय संविधान में शामिल करने का? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। किस तरीके का? लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? जिन पर सबका अधिकार हो, अर्थात कोई सामाजिक कार्य हो या आर्थिक कार्य हो, उन पर सबका अधिकार होना चाहिए। तो लोकतंत्र का अर्थ यह होता है कि जिन पर सबका अधिकार हो, उसमें सब मिलकर कार्य करें। तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। आगे क्या है? कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो हम यही देखते हैं कि सरकार कल्याणकारी योजनाएं लाती है, तो और सरकार कार्य किन आधारों पर करती है? जब भी कोई कार्य करती है तो वो नीति निर्देशक तत्वों से प्रेरित होकर, अर्थात उसके इर्द गिर्द ही नीतियां निर्मित करती हैं। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। आगे क्या है? भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 40 में। तो कभी भी पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान कहाँ है, तो पहले तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में और अनुच्छेद 40 में। तो पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 40 में, डीपीएसपी में, भाग 4 में। तो चलिए देखते हैं कि आगे नोट क्या लिखा है कि समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। अर्थात यहाँ पे इसका अर्थ यह है कि ये प्रश्न कहीं आया रहा होगा, इसको इसमें शामिल कर दिया गया है कि जब आचार संहिता लागू होती है, ऐसा कुछ है, तो वो
नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है, जबकि समान नागरिक संहिता, जैसे गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। समान नागरिक संहिता डीपीएसपी में अर्थात नीति निर्देशक तत्व में इसके किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है। तो फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं इसमें संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 43A में, अर्थात जो 43A में कहा गया है कि जब भी कोई उद्योग या प्रबंधन सरकार करेगी तो उनमें मजदूरों की भागीदारी का प्रावधान करेगी। अर्थात कोई भी उद्योग बना रहा है तो मजदूरों को ध्यान में रखे कि ये नहीं कि मशीन से ही सारा कार्य करा लिया जाए और उनके रोजगार की व्यवस्था ना की जाए। नहीं, कुछ कार्य ऐसे किए जाएंगे कि ताकि लोग उससे इन्वॉल्व हों, लोग को उससे काम मिले। तो उनमें नागरिकों को प्रबंधन करना उनका अनिवार्य हो जाएगा सरकार के लिए, जब भी कोई वह लोक उद्यम का कार्य करेगी। आगे देखते हैं, भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार का प्रावधान कहाँ है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में समान कार्य के लिए समान वेतन, अर्थात कोई भी व्यक्ति चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, अगर समान कार्य कर रहा है तो उसके लिए उसे वेतन समान रूप से मिलेगा। ये किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है? अनुच्छेद 43 में। आगे देखते हैं, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य का नीति निर्देशक तत्व में निहित है। कि ऐसा नहीं है कि जैसे मनरेगा में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो अगर वहाँ स्त्री है तो उसे कम वेतन मिलेगा, पुरुष है तो उसे अधिक। तो ऐसा नहीं है, सरकार स्त्रियों को भी समान वेतन देगी समान कार्य के लिए। अगर कोई गड्ढा खोदा जा रहा है तो वहाँ स्त्रियां और पुरुष दोनों लगे हैं तो उनको दोनों को समान वेतन मिलेगा। आगे देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संवर्धन से संबंधित है? अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना राज्य का कर्तव्य है। और ये किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा है? तो अनुच्छेद 51 में। आगे देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का ये अभी हमने पढ़ा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये कथन किसका है? केटी शाह। फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा था, केटी शाह ने इसे कहा था कि ये ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार, अर्थात सरकार अपनी परिस्थिति के अनुसार, अगर उसके पास जिस तरीके से संसाधन होंगे उन कल्याणकारी योजनाओं को वो उसी अनुसार लागू करेगी। तो अर्थात वह एक खाली चेक है और अपनी सुविधा के अनुसार, अर्थात अपनी परिस्थिति के अनुसार वह भरा जाएगा। जैसे किसी की परिस्थिति बहुत अच्छी है तो 5 लाख भर दे, और जिसकी कम है तो 100 रुपये ही भरे। तो अपनी परिस्थिति के अनुसार उस चेक को वो फिल करेगा। अर्थात सरकार के पास अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये खर्च करेगी, उसके पास अगर 100 करोड़ है तो 100 करोड़ खर्च करेगी। वो उसकी परिस्थिति, उसकी इच्छा शक्ति पर ज़्यादा हावी है। अर्थात ये नहीं है कि सरकार की इच्छा ही नहीं है, नहीं, कोई भी कार्य करेगी तो डीपीएसपी से प्रेरणा लेकर ही करेगी, उनको ध्यान में रखकर ही कार्य करेगी। आगे देखते हैं, इसमें अनुच्छेदों के बारे में चर्चा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या क्या है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक बात की गई है अनुच्छेदों के बारे में संविधान में, भाग 4 में। तो देखते हैं कि इन एक एक अनुच्छेद में किसकी चर्चा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये नीति निर्देशक तत्व बांटे किस में गए हैं। तो जैसे कुछ अनुच्छेद हैं जो गांधीवादी विचारधारा के हैं, कुछ हैं जो समाजवादी विचारधारा के हैं। जैसे गांधीवादी विचारधारा, कुछ हैं समाजवादी विचारधारा के हैं, कुछ हैं उदारवादी। देखते हैं कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो गांधीवादी हैं। तो जैसे अनुच्छेद 40 हमने अभी देखा, पंचायती राज की व्यवस्था। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 46, 47, 48, ये सब अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 48 ये गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। अभी फ्रेंड्स इसके बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ अनुच्छेद के नाम देखते हैं कि गांधीवादी विचारधारा से कौन संबंधित है। समाजवादी विचारधारा का लक्षण किसमें दिखाई देता है? जैसे अनुच्छेद 38, 39,
39A हमने संविधान में संशोधन करके इसको जोड़ा है। 42, 43, 47, देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन भी हैं जो गांधीवादी विचारधारा है और समाजवादी विचारधारा है। जैसे अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 47 दोनों गांधीवाद, 47 और 43 समाजवादी और गांधीवादी विचारधारा दोनों में कॉमन है, अर्थात दोनों की समान विचारधारा है इन सब आर्टिकल में। उदारवादी विचारधारा से कौन प्रेरित है? अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता अर्थात समान नागरिक संहिता जो कि गोवा में लागू है। अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 और 51। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण की बात की गई है। और 51 में हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता बनाए रखना राज्य का कर्तव्य होगा। अब चलिए हम देखते हैं कि कुछ अनुच्छेद हैं जो संविधान में संशोधन करके जोड़े गए हैं। अब फ्रेंड्स हम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले रहे हैं एक अनुच्छेद का, फिर अभी इसको पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ टू द पॉइंट लिखा है। तो हम सबसे पहले इसके इर्द गिर्द की चीज़ों को पढ़ लेंगे तो ये अपने आप समझ आ जाएगा। अब जैसे कुछ अनुच्छेद हैं जो संविधान संशोधन करके जुड़े हैं डीपीएसपी में, तो जैसे 42वां संविधान संशोधन जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है 1976 में हुआ, और इसके तहत 43A 43A 48A अर्थात 48A जुड़ा 44वां संविधान संशोधन करके। हमने उससे पहले ही देखा कि 86वां संविधान संशोधन में शिक्षा का अधिकार को डीपीएसपी से निकाल के मूल अधिकार बना दिया गया, और जहां 6 से 14 वर्ष लिखा था डीपीएसपी में वहां पर 0 से 6 वर्ष कर दिया गया। और 44वां संविधान संशोधन करके जो 38 की परिभाषा दी गई है कि सभी को रोजगार के आय सुविधा और समान अवसर की बात की गई है, उनमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, इसको हम आगे देखते हैं। और 97वां संविधान संशोधन किया गया था 2011 में, जिसके तहत सहकारी समिति बनाने का अधिकार तो अनुच्छेद 19 में मूल अधिकार में डाला गया, लेकिन सहकारी समितियों के विकास हो ये संविधान में संशोधन करके 43B शामिल किया गया, सहकारी संस्थाओं का विकास का प्रावधान। आगे देखते हैं, अब एक एक अनुच्छेद को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 36, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, अर्थात नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में परिभाषा की ये जो नियम कानून लागू करेंगे ये है कौन, तो उसमें बताया गया है कि राज्य कौन है। अभी हमने मूल अधिकार के अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा पढ़ी थी कि कोई प्रशासनिक संस्था हो गया, कोई भी सरकारी संस्था, निकाय, कोई पद, कोई भी जैसे ओएनजीसी हो गया, कोई सरकारी पद हो गया, स्वयं सरकार हो गई, ये सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ये कोई भी नियम कानून बनाएंगे तो वो राज्य के अंतर्गत आएंगे, अर्थात वो प्रशासक हैं कहीं ना कहीं, चाहे ओएनजीसी हो, चाहे कोई पद हो, चाहे कोई सरकार की कोई भी एजेंसी हो। तो उसकी परिभाषा दी गई है 36 में, वही इसका राज्य का वही अर्थ हुआ जो अनुच्छेद 12 के मूल अधिकार में था। और अनुच्छेद 37 में क्या दिया गया है देखते हैं, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय ना होना। इसका अर्थ क्या हुआ, हमने अभी मूल अधिकार में क्या देखा था कि कोई भी अनुच्छेद मूल अधिकार पूरी तरीके से परिवर्तनीय है, अर्थात अगर इसके अधिकारों का हनन होता था मूल अधिकार के तो उसके द्वारा न्यायालय तुरंत अनुच्छेद 32 के तहत जाया जा सकता है। लेकिन ऐसा जब हनन हो या उसको कम किया जाए, यहीं अगर मान लीजिए डीपीएसपी के लिए सरकार कोई कार्य नहीं करती है तो इसके लिए कोई भी नागरिक या व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता है कि नहीं हमारे लिए तो ये कार्य नहीं किया जा रहा, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। नहीं, इनके अधिकारों का आप कहीं भी प्रवर्तन या वाद योग्य नहीं है। सरकार की मर्जी है, सरकार की अपनी परिस्थिति है, वो करे या ना करे वो उसके कर्तव्य पर निर्भर है। अर्थात कि सरकार का एक तरीके का कर्तव्य है कि कोई नीति नियम या फिर कोई योजना बनाती है तो इनका ध्यान रख के बनाएगी। और अनुच्छेद 37 में तो किसकी बात है, 36 में राज्य की परिभाषा, 37 में कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात कोई व्यक्ति इसका दावा नहीं कर सकता है किसी भी कोर्ट में जाके कि नहीं हमारे तो डीपीएसपी की
लागू ही नहीं कर रहे हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद 38। 38 में क्या है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना, अर्थात सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। सभी को रोजगार के, आय के, सुविधा के समान अवसर मिलने चाहिए। इसकी बात की गई है कि लोक कल्याण के लिए आप समान आय अवसर की समानता दीजिए, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराइए। फिर 38 में दूसरे में कहा कि आय की असमानताओं को कम किया जाए। यदि कहीं आय की असमानता है, जैसे हम कई बार देखते हैं गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, तो ये जो परिस्थिति बन रही है सरकार इसको कम करे, ऊपर वाले को नीचे ना खींच के जो व्यक्ति नीचे हैं उन्हें ऊपर उठाया जाए। अर्थात जैसे हम कई बार देखते हैं ना, सरकार कुछ विशेष वर्गों के लिए प्रावधान करती है, तो ऐसा नहीं है कि जो लोग ऊपर हैं उन्हें नीचे खींचना है, बल्कि जो लोग नीचे हैं उन्हें ऊपर उठाना है। तो जैसे एक इतना लंबा कुछ है, तो ये ना हो कि हम ऊपर से इसको काट दें, नहीं, जो इतना छोटा है इसी के ऊपर कुछ जोड़ के इसी को ऊपर उठा दें ताकि ये लोग बराबर हो जाए, तो इसका प्रयास करेगा। अर्थात किसी ऊंचे को नीचे ना खींच के किसी नीचे वाले को ऊपर उठाना और बराबर या समान रूप से उनकी असमानताओं को कम करना। आगे देखते हैं अनुच्छेद 39 का। अनुच्छेद 39 में जब संविधान बन रहा था उस टाइम कई अनुच्छेद जुड़े, उप अनुच्छेद जुड़े, जैसे 39A स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, अर्थात समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। अर्थात स्त्री और पुरुष को आजीविका समान रूप से मिलनी चाहिए, ये नहीं कि ये कार्य स्त्री का है ये कार्य पुरुष का है। 39B में क्या कहा गया? समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम प्राप्ति हो। अर्थात इसका क्या अर्थ हुआ कि देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग होना चाहिए। अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया है कि जो देश के संसाधन हैं उनका प्रयोग ये नहीं कि आप कहीं भी कर सकते हो, नहीं, जैसे कोई कोयला हो गया, पानी हो गया, कोई भी देश का संसाधन हो गया, उसका उपयोग जनहित में ही किया जाना चाहिए। ये अनुच्छेद 39B में कहा गया है। फ्रेंड्स, ये जो बी है ये स्मॉल लेटर का, अर्थात जो ख है वो स्मॉल लेटर का बी है, अर्थात ये संविधान जब बन रहा था तभी लागू हुआ था। और अनुच्छेद 39 घ जिसको हम सी कहते हैं, पुरुष व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलने चाहिए। यही कहा गया है पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका उपलब्ध कराया जाए। अब ये नहीं कि ये काम पुरुष नहीं कर सकता या ये काम महिला नहीं कर सकती, नहीं, सबको जीविका के समान अवसर मिलने चाहिए। वहीं स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने चाहिए। इसकी बात किसमें की गई है? अनुच्छेद घ में, अर्थात 39D में। आगे देखते हैं अनुच्छेद इसमें ग तो लिखा ही नहीं है फ्रेंड्स। अनुच्छेद ग जिसे हम सी कहते हैं, अनुच्छेद 39C, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अर्थव्यवस्था से प्राप्त आय और संपदा का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, कि जैसे कहीं से कोई कार्य किया जा रहा है, कोई उत्पादन हो रहा है, जैसे कोयला खनन हो गया या कोई भी खनन कार्य होगा या फिर देश के जो संसाधन है, तो ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति विशेष में संकेंद्रित हो, उसका लोगों में समान रूप से वितरण होना चाहिए, कि आप किसी एक व्यक्ति को ही आवंटित नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें 39 में क्या प्रावधान है कि आगे देखते हैं 39 अर्थात ई जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। पुरुष, स्त्री, बच्चे, अब ये नहीं कि बच्चों की खेलने की उम्र में आप उन्हें काम पे लगा दो, या स्त्री उस परिस्थिति में नहीं है कार्य करने के
तो आप तब भी स्त्री को लगा दो। उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है कि जैसे मान लीजिए डिलीवरी का वक्त हो या पुरुष किसी भी करने की कंडीशन में ना हो कोई कार्य, तो आप उनकी स्वास्थ्य का देखभाल करेंगे। अनुच्छेद 39 ई में इसका प्रावधान है। और एफ में क्या है, राज्य बचपन और यौवन का शोषण से बचाएगी। अर्थात जैसे बचपन को बचपन से जैसे 39 सड़ा को ही एफ कह दिया गया है, इसमें अलग से प्रावधान किए गए हैं। तो जैसे बच्चे का अगर खेलने कूदने की उम्र है तो उसे उसका अवसर दिया जाए और उन्हें उनका शोषण ना हो कि छोटे बच्चे हैं तो कहीं भी उनके साथ कोई गलत व्यवहार हो, सरकार इसका ध्यान रखेगी, इसका सरकार का कर्तव्य है। अनुच्छेद 40 तो हमने देख ही लिया है, सबसे महत्वपूर्ण है ग्राम पंचायतों का गठन। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 40 के तहत इसका प्रावधान डीपीएसपी में है। और फ्रेंड्स 39 अभी हमने पढ़ा था कि 42वां संविधान संशोधन करके एक नया अनुच्छेद जुड़ा। 39 में क्या कहा गया कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। अर्थात सबको न्याय में समानता होगी और निःशुल्क विधिक सहायता, यदि कोई विधि किसी भी व्यक्ति को कोई वकील चाहिए या कुछ है तो उन्हें निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। अनुच्छेद 39 में या 42वां संविधान संशोधन करके प्रावधान किया गया। और हम अनुच्छेद 40 जानते हैं कि ग्राम पंचायतों का गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 41 में किसका प्रावधान है, देखते हैं। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अर्थात सरकार कुछ दशाओं में का अर्थ क्या हुआ कि जैसे बेरोजगारी है या वृद्धावस्था है या विकलांगता है तो उसमें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी और लोक सहायता प्रदान करेगी। जैसे शिक्षा में हो गया, काम में हो गया, सब सरकार ये इन संसाधनों को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। कि जैसे वृद्धावस्था है तो आप पेंशन देना हुआ, और बेरोजगारी है तो कई बार तो सरकार बेरोजगारी भत्ता भी देती है, और विकलांग व्यक्तियों को कुछ छूट प्रदान की जाती है। तो ये सरकार का कर्तव्य है अनुच्छेद 41 के तहत। अर्थात कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार 41 के तहत है। अनुच्छेद 42 में किसका प्रावधान है, काम की न्याय संगत एवं मनोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। फ्रेंड्स ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि कार्य न्याय संगत हो, मानवोचित हो और वो किसी भी दशा में मानव के विरुद्ध ना हो। वह व्यक्ति कार्य करे तो उसे न्याय संगत लगना चाहिए वह। और प्रसूति सहायता का अर्थ हुआ कि यदि कोई महिला गर्भावस्था में है तो उसे प्रसूति सहायता भी प्रदान की जाए। तो प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42 के तहत है। प्रसूति सहायता बहुत महत्वपूर्ण है, सीधा यही पूछ लेता है प्रसूति सहायता का प्रावधान अनुच्छेद किस में किया गया है, तो 42 में किया गया है। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि निर्वाह मजदूरी सरकार देगी। रोजगार देने के लिए सरकार कुछ कदम भी उठाएगी, जैसे लघु और कुटीर उद्योगों का सरकार विकास करेगी। अर्थात ये नहीं कि एक कुछ निश्चित मजदूरी तो देगी ही, जैसे मनरेगा में कुछ बढ़ा दिया गया है तो एक निश्चित मजदूरी है कि इतना तो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक। अब ये नहीं कोई कार्य कराए और सरकार उसके लिए मिनिमम मजदूरी दे, कम से कम एक निर्धारित तो करे कि इतने से तो कम नहीं हो सकता, तो वो निर्वाह मजदूरी हो। जैसे 50 रुपये आज के महीने में अगर समय में कोई दे तो वो निर्वाह है, तो वो भी एक मजदूरी है, लेकिन क्या वो निर्वाह है, तो नहीं। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 43 हो गया, 44 देखते हैं। अभी हमने 44 देखा है लेकिन फिर देखते हैं। अब अच्छा यहाँ पे 43 है, अर्थात संविधान में संशोधन करके हम देखे थे कि जुड़ा था। तो 43 में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। मजदूरों को उद्योग में प्रबंधन में वरीयता दी जाएगी। हमने देखा कि यदि कोई मजदूर, सरकार कोई भी उद्यम लगाती है तो उसमें ध्यान ये रखेगी कि उसमें मजदूरों को अपॉइंट करे, अर्थात वहाँ पे मजदूर कार्य करे। ये नहीं कि मशीनों से करा दो और व्यक्ति बेरोजगार बैठा हो। हाँ, ये हो सकता है कि जिस उद्योग में काम हो रहा हो उसके हिसाब से लोगों को स्किल्ड किया जाए, अर्थात कौशल दिया जाए। लेकिन जब भी उद्योग होगा तो उसमें
कर्मकारों को वरीयता दी जाएगी, मजदूरों को। आगे देखते हैं 43B भी जुड़ा, जो सहकारी संस्थाओं के विकास की बात करता है, अर्थात सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन और लोकतांत्रिक नियंत्रण व्यवस्था तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अर्थात जैसे हम देखते हैं सरकार कई बार सहकारी चीज़ों का कार्य करती है, जैसे दुग्ध सहकारी समिति इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि कई लोग मिलकर एक समिति बनाते हैं और फिर कई गांवों का दूध आता है तो फिर उससे कई दुग्ध प्रोडक्ट बनाया जाता है। यह सहकारी समितियों के द्वारा किया जाता है। तो यह इसका सरकार बढ़ावा देगी, अगर कहीं होता है तो उसमें कुछ फंडिंग करेगी सरकार, उसको अप्रिसिएट करेगी आगे बढ़ाने के लिए। आगे देखते हैं अनुच्छेद 44। फ्रेंड्स ये बहुत महत्वपूर्ण है। समान नागरिक संहिता की बात की गई है, अर्थात सभी के लिए एक कानून हो कि जो सभी के लिए समान हो, कि जैसे विवाह विच्छेद हुआ तो कुछ लोगों के लिए अलग नियम कानून है, कुछ के लिए अलग नियम कानून है। नहीं, कुछ दशाओं में कि विवाह विवाह होता है चाहे वो जिस जाति धर्म का हो, तो उनको तोड़ने का भी एक नियम कानून लगभग सबका समान होना चाहिए। अनुच्छेद 45 हमने अभी देखा कि 86वां संविधान संशोधन करके जो इसमें 6 से 14 वर्ष था उसको हटाकर 0 से 6 वर्ष कर दिया गया, और जो 6 से 14 था उसको मूल अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मौलिक अधिकार दिया गया, वो भी जीवन के अधिकार में, जो कि कभी निलंबित नहीं होता। आगे अनुच्छेद 46 में सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 46 में SC ST व दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि की जाएगी। अनुच्छेद 46 में क्या है कि जब भी सरकार कुछ करेगी तो SC ST और OBC के लिए उनके बच्चों को कुछ आरक्षण का प्रावधान करेगी, आर्थिक हितों की अभिवृद्धि करेगी, उनके लिए कमी करेगी कि जैसे हम स्कॉलरशिप वगैरह देखते हैं कई बार, तो यह लगभग इन्हीं के तहत आती है, अनुच्छेद 46 के तहत। तो दुर्बल और कमजोर वर्गों का शैक्षणिक व आर्थिक सहायता देना अनुच्छेद 46 के तहत। आगे देखते हैं अनुच्छेद 47 में। फ्रेंड्स ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो उतना तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बहुत जरूरी नहीं होता है समाज के लिए देखने में, लेकिन ये जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध। हम देखते इसी के तहत सरकार कई बार नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाती है। जैसे बिहार में शराब पर जो पाबंदी लगाई गई है वो इसी अधिकार के तहत सरकार लगाती है कि उसका कर्तव्य है कि अगर राज्य में अव्यवस्था है इन सब चीज़ों को लेके तो उसको समाप्त करे। अर्थात जितने भी मादक पेय पदार्थ हैं उनके उत्पादन, उनके बिक्री पर प्रतिबंध सरकार लगा सकता है। अनुच्छेद 48 में किसका प्रावधान है? कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना, गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू, ये ध्यान रखिएगा, दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध। यहाँ पर किसकी बात की गई है कि दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उसकी नस्लों में सुधार का प्रयास करना। एक तो ये है कि जो पशु हैं उनके वध पर तुरंत रोक लगाई जाए, और जो रोक लगे से बच गए हैं जो हैं उनकी अभिवृद्धि की जाए। ये नहीं कि अब 4 हैं तो 4 ही रहें, या फिर उनकी स्वास्थ्य के लिए, उनकी अभिवृद्धि के लिए कोई कार्य न करे। तो इसका अभिवृद्धि करने का भी कर्तव्य राज्य का दायित्व है। अर्थात कृषि और पशुपालन का विकास करना, सभी दुधारू पशुओं के और जीव जंतुओं के वध को निषेध करना, अर्थात जिनको बचाया जाए उनका अभिवृद्धि भी किया जाए। और आगे देखते हैं 48A संविधान में संशोधन करके जुड़ा था। पर्यावरण का संरक्षण तथा जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे वन हो गया, झील हो गया, नदियां हो गया, उनका संरक्षण करना। अर्थात पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। पर्यावरण हमारा कोई जहाँ हम रहते वही तो नहीं है, वहाँ झील, नदियाँ, पर्वत, पहाड़, पठार, ये सब चीज़ें भी हैं, तो उनका संरक्षण करना। अनुच्छेद 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण।
फ्रेंड्स ये किचिर पिचिर लिखा है, इसका अर्थ यह हुआ राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना। जैसे ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे देश में जो महत्वपूर्ण स्थल है, कोई स्मारक है, कुछ भी है, तो उसका संरक्षण करना यह राज्य का दायित्व है या कर्तव्य है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण है, अर्थात ये नहीं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर कार्य करेंगे, क्योंकि न्यायपालिका कहीं ना कहीं कार्यपालिका पर एक नियंत्रण बनाए रखती है, ध्यान देती है, दोनों अलग अलग कार्य करते हैं लेकिन एक दूसरे के पूरक भी रहते हैं। कोई एक मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकता है। शक्तियों का पृथक्करण है लेकिन वो एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। कार्यपालिका न्यायपालिका के कुछ अधिकारों को ओवरलैप्स करती है और न्यायपालिका उसके, लेकिन दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, कोई एक दूसरे से समान संबंध नहीं रखता। अनुच्छेद 51 में शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि, अर्थात हम देखते हैं जो सरकार विदेश नीतियां लाती है, उनकी अपनी नीतियां हैं, ये सरकार के कर्तव्य हैं कि वो किस तरीके की विदेश नीति बनाए, किससे वो अपने संबंध कैसे रखे या देश में शांति सुरक्षा कैसे बनाए रखे, वो अनुच्छेद 51 के तहत डीपीएसपी में शामिल है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक नोट लिखा है कि मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है जबकि नीति निदेशक तत्व एवं मान्यता प्राप्त है, राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। अर्थात मूल अधिकार हमने भी देखा ये कि न्यायालय इसके लिए जा सकते हैं अगर नहीं मिला, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, राजनीतिक रूप से इसको पूरा किया जाएगा धीरे धीरे करके। और फ्रेंड्स तो ये हमारे जितने भी अनुच्छेद थे वो कवर कर लिए गए हैं। ये राज्य के दायित्व माने जाते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व राज्य के नागरिकों के प्रति दायित्व है। तो इसके इतर भी कुछ प्रावधान किए गए हैं संविधान में जो कहीं ना कहीं सरकार के दायित्व हैं। तो जैसे भाग 4 के इतर कौन सा है अनुच्छेद 335 में SC/ST को आरक्षण देते समय सरकार यह ध्यान रखेगी कि प्रशासनिक दक्षता पर इसका प्रभाव ना पड़े। अर्थात जब हम किसी भी, यहाँ पे हमने देखा ना SC/ST के लिए प्रावधान किया गया था, तो ये नहीं कि आरक्षण के देने के चक्कर में उसकी योग्यता या दक्षता को ध्यान में ही नहीं रखा गया। सरकार अनुच्छेद 350 के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा में शिक्षा देगी, ये सरकार का दायित्व है अनुच्छेद 350 के तहत कि वो जो भाषाई रूप से अल्पसंख्यक हैं उनको उनकी मातृभाषा में शिक्षा देगी, ये भी राज्य का कर्तव्य है। ये बाद में जुड़ा अनुच्छेद के ए के तहत 350A और 351 में हिंदी भाषा के विकास की जिम्मेदारी राज्य की होगी। राज्य का एक ये भी कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के अभिवृद्धि की जिम्मेदारी ले, अर्थात 351 के तहत। तो फ्रेंड्स ये हमारा रहा संविधान का भाग 4 जो कि डीपीएसपी से संबंधित था। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हमने एक एक अनुच्छेदों को पढ़ा। तो मूल रूप से आप जानिएगा कि ये राज्य अर्थात सरकार के ऊपर डिपेंड है कि सरकार इसको किस तरीके से लागू करती है अपनी परिस्थितियों के अनुसार। इसके लिए कोई भी न्यायालय में नहीं जा सकता, अर्थात डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय में कोई अनुच्छेद ऐसा नहीं है कि नहीं आपका ये सरकार नहीं करेगी तो हम न्यायालय में जाएंगे, जबकि मूल अधिकार नहीं परिवर्तनीय होगा तो उसके लिए न्यायालय जाया जा सकता है। मूल अधिकार परिवर्तनीय है, डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।